का टॉपिक है मटेरियल यूज्ड फॉर कुलैयर। कुलैयर को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं? पहला है कॉर्क, दूसरा ग्लास, तीसरा प्लास्टिक, चौथा रबर और पांचवा मेटल। ये 5 चीज़ें कुलैयर बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले कॉर्क। कॉर्क एक लकड़ी या वुड है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ ओक ट्री, जिसको ओक ट्री की बार्क से हासिल किया गया है एंड यूज्ड एज ए स्टॉपर फॉर नैरो माउथ बॉटल्स। जितने भी कंटेनर हैं जो कि नैरो माउथ बॉटल्स हैं, जिनका जो मुंह होता है, बॉटल्स हैं लेकिन उनका जो मुंह है वो नैरो है, तंग है, तो ऐसी जो कंटेनर हैं, ऐसे बॉटल्स हैं, ये उनमें स्टॉपर के तौर पर इस्तेमाल होता है। कॉर्क वाला जो स्टॉपर होगा वो यहाँ पे लगा देंगे, जिसकी वजह से इस कंटेनर के अंदर, इस बोतल के अंदर जो मटेरियल होगा वो बाहर नहीं गिरेगा। नेक्स्ट है ग्लास। ग्लास जो है आइडियल मटेरियल फॉर मेकिंग स्टॉपर। ये स्टॉपर बनाने के लिए एक आइडियल मटेरियल है, बट दे डू नॉट प्रोवाइड लीक प्रूफ कुलैयर। लेकिन ये लीक प्रूफ कुलैयर प्रोवाइड नहीं करता। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला जो स्टॉपर है ग्लास का बना हुआ है और इसके अंदर कोई लिक्विड मौजूद है बोतल के अंदर, तो यहाँ से इसकी लीकिंग होती रहेगी। जैसे इस बोतल को उठाएंगे, ऐसे उंडेलेंगे तो यहाँ से लीकिंग होती रहेगी। इसलिए जो ग्लास के बने हुए स्टॉपर हैं वो लीक प्रूफ कुलैयर प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक आर मोर पॉपुलर देन अदर कुलैयर मटेरियल। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक को कुलैयर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दे आर अनब्रेकेबल। वजह यह है कि ये एक तो अनब्रेकेबल होता है, ईजली मोल्डेड इनटू वेरियस शेप एंड साइज, और प्लास्टिक को आसानी से हम मुख्तलिफ साइज़ और शक्लों में तब्दील कर सकते हैं। फिर है रबर। Rubber are used for vials, multi-dose containers, IV fluid because it can withstand with the sterilization temperature। अब रबर को वायल्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वायल का जो ऊपर वाला कुलैयर होता है वो अक्सर रबर का बना हुआ होता है। मल्टी डोज कंटेनर के जो कुलैयर होते हैं रबर के बने हुए होते हैं। IV फ्लूइड जो होते हैं वो रबर के अंदर पैक होकर आते हैं। बिकॉज इट कैन विथस्टैंड विथ स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर, क्योंकि जब इन चीज़ों को पैक कर लिया जाता है कंटेनर के अंदर तो फिर लास्ट पे इनकी स्टेरिलाइजेशन की जाती है, और जो स्टेरिलाइजेशन का टेम्परेचर है ये रबर उनको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट है मेटल। मेटल में अब टिन प्लेट इस्तेमाल होता है। एल्युमिनियम आर मोस्ट कॉमनली यूज। ये 2 मेटल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं कुलैयर बनाने के लिए। नेक्स्ट है यूनिट डोज पैकेजिंग। अब यूनिट डोज पैकेज फॉर ओरल सॉलिड्स। ओरल सॉलिड्स यानी कि टैबलेट्स या फिर कैप्सूल इज़ मेड फ्रॉम सम फ्लेक्सिबल मटेरियल। तो जो यूनिट डोज पैकेज है ओरल सॉलिड्स के लिए यानी कि टैबलेट या फिर कैप्सूल के लिए, उनको फ्लेक्सिबल मटेरियल के अंदर पैक किया जाता है या फिर स्ट्रिप टाइप पैकेज में पैक किया जाता है। अब यूनिट डोज पैकेजिंग की 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है ब्लिस्टर पैकेज और दूसरी टाइप है स्ट्रिप पैकेज। अब ब्लिस्टर पैकेज जो है कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट। ब्लिस्टर पैकेज जो है वो ट्रांसपेरेंट, शफाफ होगा, यानी कि हमें नज़र आएगी उसके अंदर जो टैबलेट मौजूद होगी या फिर उसके अंदर जो भी कैप्सूल मौजूद होगा वो हमें नज़र आ रहा होगा। प्लास्टिक मटेरियल एंड हीट सेलेबल मटेरियल है। ब्लिस्टर पैकेज की एग्जांपल जैसे एवियन के कैप्सूल हैं, फ्लैजेल की टैबलेट्स हैं, ये किस में आती हैं? ब्लिस्टर पैकेज में आती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिप पैकेजिंग। स्ट्रिप पैकेजिंग में इन स्ट्रिप पैकिंग टैबलेट कैप्सूल आर पैक्ड इन अ फ्लेक्सिबल फिल्म और फॉयल। स्ट्रिप पैकिंग में टैबलेट या फिर कैप्सूल को एक फॉयल या फिल्म के अंदर पैक किया जाता है। दैट आर कनेक्टेड इन अ कंटिन्यूस फिल्म, जो कि आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि डिस्प्रिन की गोलियां हैं वो स्ट्रिप पैकेजिंग में आती हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड रेजिस्टेंस कंटेनर या फिर कुलैयर। ये ऐसे कंटेनर, ये कुलैयर होते हैं जिनको बच्चे नहीं खोल सकते। एनी कंटेनर कुलैयर सिस्टम should provide an effective seal to retain the container contents
अब जितने भी कंटेनर और जितने भी कुलैयर हैं, सब में ये खासियत होती है कि वो जो कंटेनर कंटेंट है वो कंटेनर के अंदर ही रहें और उनमें किसी किस्म की एक्सटर्नल कंटेमिनेशन ना हो, यानी कि बाहर से ना हवा दाखिल हो ना मिट्टी दाखिल हो। इन रिस्पॉन्स टू डिमांड फॉर ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो कंटेनर खोल के जो टैबलेट्स हैं, दवाइयाँ हैं, कैप्सूल हैं, वो खा जाते हैं और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का ख़तरा होता है। तो इस बात के लिए फिर चाइल्ड रेजिस्टेंस कंटेनर बनाए जाते हैं जिनको बच्चे आसानी से खोल नहीं सकते, और उनको खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ अडल्ट्स फॉर द ईज़ ऑफ ओपनिंग एंड लॉक सिस्टम। एक तो उनको इन कंटेनर्स को, चाइल्ड रेजिस्टेंस कंटेनर को खोलने के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा इन कंटेनर के साथ लॉक सिस्टम भी होता है। जैसे दवाई निकाल ली जाती है उसके बाद वो खुद ब खुद ही लॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, या फिर इसको TPN। TPN मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग इनफ बेसिक न्यूट्रिएंट्स टू अचीव एक्टिव टिश्यू सिंथेसिस एंड ग्रोथ वाया पेरेंटल रूट। बाज़ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मुंह के ज़रिए अपनी खुराक नहीं ले सकते, जैसे क्रोनिक इल पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, या फिर जिनको लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, वो मुंह के ज़रिए अपनी खुराक नहीं ले सकते। तो फिर ऐसे पेशेंट्स को TPN के थ्रू उनके जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म IV फीडिंग ऑफ प्रोटीन सोल्यूशन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? हम इसके ज़रिए पेशेंट को प्रोटीन देते हैं, और इसके अलावा हाई कंसंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स देते हैं। अब मुख्तलिफ पेशेंट्स में उनके बीमारी के लिहाज से, उनकी ज़रूरत के लिहाज से इन सारे इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो डिफरेंट होगी। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड अमाउंट वेरी विद द पेशेंट नीड। पेशेंट की ज़रूरत के लिहाज से जितनी भी वो कंपोनेंट्स हैं और उनकी जो अमाउंट है वो मुख्तलिफ होगी। अब कंपोनेंट्स ऑफ TPN में कौन कौन से कंपोनेंट शामिल है? पहला है वाटर, प्रोटीन, एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये सारी चीज़ें TPN के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन इनकी जो अमाउंट है वो पेशेंट के लिहाज से, पेशेंट की नीड के लिहाज से वेरी करती है।